तो चलिए एक शुरू करते हैं एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस वाला सेशंस। तो इसमें सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस है उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको। पहला यूज ऑफ हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन का ये पहला क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। क्या है कि सबसे लार्जेस्ट सिंगल यूज जो होता है ना डाइहाइड्रोजन का, वो किसके सिंथेसिस में होता है? वो होता है एमोनिया के सिंथेसिस में। तो ये क्वेश्चंस पूछा कि ऑप्शंस दे दिया था एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से कार्बन दिया था और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऑप्शन सब था। तो इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो इसमें गलती नहीं करना है। तो एमोनिया है जिसका यूज नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर सब में यूज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं लिथियम बेरिलियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड। बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड का जो होता है वो पॉलीमेरिक इन स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर आपको पता होगा। और आयोनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन होता है। आयोनिक हाइड्राइड जो भी है क्रिस्टलाइन होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्टेट्स होता है। ये बात याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए मेटल ऑफ ग्रुप 7, 8, 9 डोंट फॉर्म हाइड्राइड्स, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए इस तरह के। तो आपको ये याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं ग्रुप 7, 8 और 9 के, वो हाइड्राइड्स नहीं बनाता है। इवन ग्रुप 6 भी नहीं बनाता है। 6 इवन फ्रॉम ग्रुप 6 में ओनली क्रोमियम ही बनाता है, क्रोमियम हाइड्राइड CrH ही बनता है, और सब नहीं बनाता है। दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टोइकोमेट्रिक बीइंग डिफिशिएंट इन हाइड्रोजन, और ये सब एग्जांपल्स देख सकते हैं। और ये जो है जो दिया हुआ है LaH 2.87, YbH 2.55, ये जो है लो ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को नहीं होल्ड करता है, मतलब डज नॉट होल्ड गुड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को होल्ड नहीं करता है। तो ये बात भी याद रखना है, कभी भी ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में घुमा सकता है। तो समझ गए। आगे देखते हैं द प्रेशर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। ठीक है, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, कहाँ पे? एटमोस्फेरिक प्रेशर पे आइस क्रिस्टलाइजेज इन द हेक्सागोनल फॉर्म। तो किस फॉर्म में? हेक्सागोनल फॉर्म में आइस जो है, कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आई क्रिस्टलाइज होगा हेक्सागोनल फॉर्म में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, और वेरी लो टेम्परेचर पे इट कंडेंसेस टू क्यूबिक फॉर्म, तो वेरी लो टेम्परेचर पे क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, कभी भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक तो फिलहाल हम क्वेश्चन नहीं देखे हैं इस टाइप के, लेकिन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत बार पूछा गया है। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल से जो कि ब्रैकेट से बाहर रहता है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, उससे बाहर रहता है, वही हाइड्रोजन बॉन्डेड्स होता है। वरना सब क्या होता है? बंधा होता है, कोऑर्डिनेट होता है, एक संग बना के कोऑर्डिनेटेड रहता है। तो वो हो गया कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 में, जिसको हम ब्लू विट्रियोल भी प्यार से कहते हैं। और ग्रीन विट्रियोल क्या आपको पता है? कमेंट में ज़रूर बोलिएगा क्या होता है, ज़रूर बताइएगा। ग्रीन विट्रियोल। ये देखिए हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। तो ये है इस सेम क्वेश्चन से आगे आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस पे बहुत कन्फ्यूजन, बहुत बच्चा गलती करता है। क्या करता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो हीट करते हैं तो कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा। तो सोचेगा बच्चा कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी हीट करेंगे तो कार्बोनेट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोक्साइड बनता है मैग्नीशियम में। तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, इसमें भी CO2 रिलीज होता है। तो ये बात याद रखना है, हमने अंडरलाइन और घेरा भी लगा दिया। देखिए क्लार्क्स मेथड क्या होता है? क्लार्क्स मेथड में हम कौन सा क्या यूज़ करते हैं? क्लार्क्स मेथड कैल्शियम, C से क्लार्क्स, C से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए है ना, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हुआ? वही सेलेक्ट लाइम है भाई साहब, लाइम वाटर जिसको कहते हैं। अच्छा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट दिया, और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में भी कैल्शियम कार्बोनेट दिया, लेकिन मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी बना और पानी भी दिया। ठीक है, क्लार्क्स मेथड समझ आ गया। तो टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को तो आपको याद ही रखना है, तो आप पढ़े होंगे। तो वही उसी से है कि किस तरह से हम परमानेंट हार्डनेस को या टेम्पोररी हार्डनेस को दूर करते हैं, तो वही सब बला है। काल्गन्स मेथड में, काल्गन्स मेथड वो क्या था? क्लार्क्स मेथड। तो अच्छा, क्लार्क्स और काल्गन में कन्फ्यूजन मत होइएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, समझे? काल्गन है, तो काल्गन में CALGUN ओ आ रहा है, तो वो मतलब Na6P6O18, तो ओ आ रहा है इसमें 18 में। तो Na6P6O18 याद रखना है। तो 6 6 18 याद रखना है, 6 6 18, 9 की 6 6 12 नहीं, 6 6 18।
हाँ, Na6P6O18 काल्गन्स मेथड का ये फार्मूला है। क्या इसका नाम क्या है? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na6P6O18। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और देखिए ये जो एंथ्रा, ये जो रिएक्शन है, टू इन इथाइल एंथ्राक्यूनोन को जब ऑक्सीडाइज करते हैं हाइड्रोजन पेरियम के प्रेजेंस में, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो क्या बनता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स बनता है। और इसमें जो 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है और 30% बाय मास में होता है। तो इसको फर्दर कंसनट्रेट करते हैं 85% बाय केयरफुल डिस्टिलेशन से अंडर लो प्रेशर पे। तो यही सब है, आगे देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, द रिमेनिंग वाटर कैन बी फ्रोजन आउट टू ऑब्टेन H2O2। और H2O2 जो होता है, इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। क्या ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, वेरी पेल ब्लू होता है लिक्विड। ये H2O2 जो है पानी के साथ मिसिबल होता है, मिल जाता है। अच्छा, और हाइड्रेटेड, और ये क्या फॉर्म, हाइड्रेट फॉर्म करता है, H2O2 बनाता है। अच्छा, 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2 को मार्केटेड जो करते हैं, तो इसको लिखते हैं 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका मतलब है कि 1 मिलीलीटर 30% H2O2 है, सोल्यूशन है। तो 1 मिलीलीटर ऑफ 30% H2O2 सोल्यूशन विल गिव 100 ml ऑफ ऑक्सीजन एट STP। तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजन देगा STP पे। कॉमर्शियली अगर बात किया जाए, कॉमर्शियली मार्केटेड सैंपल को 10V से डिनोट करते हैं, जो कि विच मीन्स इसका मतलब है कि सैंपल 3% H2O2 कंटेन कर रहा है। तो ये बड़ा एक न्यूमेरिकल्स नीचे में होगा NCERT का। ये न्यूमेरिकल्स और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है, तो ये आपको आना भी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। H2O2 ऑलमोस्ट कलरलेस, वही पेल ब्लू बता दिया आपको, वही थोड़ा वही सब है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर? तो नॉन प्लेनर होता है, क्योंकि लैपटॉप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, या लैपटॉप लाइक, या अपना कॉपी को भी फोल्ड कर सीधे खोल लो, लैपटॉप बना लो, तो उस तरह का स्ट्रक्चर H2O2 होता है। तो एक प्लेन में नहीं ना आ रहा है, दो प्लेन में है ना। हाँ, एक एक मान लीजिए एक सतह है, एक ऊपर वाला है, तो दो प्लेन में है, तो गैसियस फेज और सॉलिड फेज में। तो अब देखिए पहला ए नंबर जो लिखा हुआ है ना, H2O2 स्ट्रक्चर इन गैसियस फेज में है। तो गैसियस फेज में जब H2O2 रहता है, तो डायहेड्रल एंगल क्या होता है, 111.5 डिग्री होता है। डायहेड्रल एंगल दिख रहे हैं, ये कोना कोन, दो दो लाइन के ये जो कोना में 111.5 दिया हुआ है ना, 111.5, हाँ वही है 111.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 111.5 डिग्री देख रहे हैं। और H2O2 किस में है, गैसेस में ज़्यादा एंगल है 111.5 डिग्री। और सॉलिड फेज में बात करते हैं 110 केल्विन पे, और हाइड्रल एंगल कितना घट के कितना हो गया, 90.2 आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं 90.2 ये है। तो 90.2 को इसको याद रखना है, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए, तो समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग, जैसे Fe2+ एसिडिक मीडियम में, देखिए H+ है तो एसिडिक मीडियम में, हाँ Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है। PbS जो है PbSO4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अच्छा ऐसा होता है, हाँ। रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, रिड्यूसिंग एजेंट का भी तरह काम करता है, हाँ। H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम, दोनों में। तो ये बात याद रखना है। और डायरेक्ट ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया भी है, और पूछा जा भी सकता है उल्टा पुल्टा के, समझ गए। तो रिड्यूसिंग एक्शन जैसे MnO4 माइनस है, और एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस से Mn2+ में चले जाएगा, और यहाँ पे O2 भी है, ऑक्सीजन भी निकल रहा है। तो ये बात भी याद रखना है। HOCl जो है H2O2 के प्रेजेंस में HOCl से Cl- में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन भी निकल रहा है। तो ये बात सब याद रखना है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, बेसिक मीडियम में है, देख रहे हैं बेसिक OH निकल रहा है। और मैग्नीज 2+ से मैग्नीज+4 में, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको, कहेगा कि इन बेसिक मीडियम में Mn2+ Mn2+ किस में कन्वर्ट होगा, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ देगा। तो 2+ से +4 मारा तो चेंज कितना गया 2 का, तो आपको 2 आंसर टिक मारना पड़ेगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आया है, और आ भी सकता है, आता ही है। और रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम की बात करें, आयोडीन प्लस H2O2 है प्लस हाइड्रोक्साइड, तो आयोडीन जो है जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो माइनस में चले गया, तो रिड्यूस हो गया। MnO4 माइनस जो पर्पल कलर का होता है H2O2 MnO2 में कन्वर्ट हो गया, और ऑक्सीजन इधर भी निकल गया, देख रहे हैं ना ये। और MnO2 किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, ये भी हमने लिख दिया, इसमें तो दिया हुआ नहीं था बट लिख दिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रिएक्शन जब कैटेलाइज होता है, तो H2O2 को वैक्स लाइंड गैस और प्लास्टिक वेसल्स इन डार्क में रखा जाता है, किसको, H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। और यहाँ पे याद रखिए, यूरिया कैन बी एक्ट एडेड एज ए स्टेबलाइजर। यूरिया एक
स्टेबलाइजर की तरह बिहेव करता है। तो ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में आया हुआ है, समझ गए। और बिकॉज अब देखिए इट इज़ कैप्ट अवे फ्रॉम डस्ट, कह रहा है कि इसको हम डस्ट से दूर रखते हैं क्योंकि डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो एक्सप्लोसिव हो सकता है उसका डिकम्पोजिशन है, सीधे एक्सप्लोसिव धमाका हो सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा डस्ट से दूर रखा जाता है, समझ आया। आगे देखिए, अब देखिए H2O2 का यूज़ क्या होता है, हेयर ब्लीचिंग में यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक्स के रूप में यूज करते हैं, और देखिए मार्केटेड में एज पर हाइड्रोल के रूप में कर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका बनाने के लिए सोडियम परबोरेट पर कार्बोनेट विच इज़ यूज इन द हाई क्वालिटी डिटर्जेंट में यूज होता है। सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्यूनोन, टार्टेरिक एसिड एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स फार्मास्यूटिकल्स में किस रूप में यूज होता है, सेप्लोस पोरिन। तो ये आप याद रख सकते हैं इस नाम को, सेफ्लेरोस्पोरिन। हाँ जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन हो आप समझ सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो यह नाम याद रख सकते हैं। ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल और पेपर पल्प और लेदर वाइल फैट्स, ये सब में यूज़ होता है। ये देखिए कैल्शियम कार्बाइड प्लस D2O दिया है, तो ये सब कौन सा वाटर, ये D2H2O से D2O आ गया। हाँ तो इसका क्या, जैसे C2H2 बनता तो H2 की जगह D2 हो गया, C2D2 कैल्शियम, OD का OD2, SO3 फिर D2O3, D2SO4, जैसे Al4C3 प्लस D2O CD4। तो वहाँ जो हाइड्रोजन था उसके जगह डी आ गया, ड्यूटेरियम का यूज आ गया। तो उस तरह से रिएक्शंस, ये रिएक्शंस भी पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। आगे देखिए टैंक्स ऑफ मेटल आयल्स, जो टैंक्स ऑफ मेटल आयल्स लाइक Na ni5 टाइटेनियम Ti, H2 Mg Mgh2 ये हो गया, और ETC आर इन द यूज ऑफ स्टोरेज ऑफ द डाइहाइड्रोजन इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो अगर हम हाइड्रोजन को स्मॉल क्वांटिटीज में रखेंगे तो ये सब इस तरह के एलॉयज के मेटल्स के टैंक्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, करा एक सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड डाइहाइड्रोजन, एक सिलेंडर है कंप्रेस्ड डाइहाइड्रोजन का, उसका वेट लगभग 30 टाइम्स एज मच एज टैंक ऑफ द पेट्रोल कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो इतना पेट्रोल कंटेन करेगा एनर्जी को, उससे 30 गुना ज़्यादा अगर हम कंप्रेस्ड डाइहाइड्रोजन का यूज़ करेंगे तो उसका वेट होगा। तो समझ रहे हैं ना, डाइहाइड्रोजन का वेट ज़्यादा होगा, अबाउट लगभग 30 गुना होता है एज टैंक ऑफ द पेट्रोल कंटेनिंग। अरे भाई साहब, बहुत ही गजब का स्टेटमेंट बता दिया। हाँ अब बता देखिए, इन अक्टूबर है अक्टूबर अपन का दिन आया। अच्छा, इन अक्टूबर 2005 फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, कह रहा है 2005 में अगर रनिंग ऑटोमोबाइल्स की बात किया जाए तो कह रहा है कि इनिशियली 5% डाइहाइड्रोजन हैज़ बीन मिक्सड इन द CNG फॉर यूज इन 4-व्हीलर व्हीकल्स। कह रहा है 5% हाइड्रोजन को हम मिक्स करते हैं CNG में 4-व्हीलर व्हीकल्स को चलाने के लिए। तो समझ गए। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO2 क्या होता है, पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, ये है ना CO2 क्या है, सुपर ऑक्साइड बनाता है, आपको पता है ना। ऊपर वाला पहले ऑक्साइड, फिर एक पर ऑक्साइड बनाता है, ये नीचे वाला सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये आप पढ़े होंगे। द सुपर ऑक्साइड स्पीसीज जैसे रिप्रेजेंट O2 पे -1 होता है, कंपाउंड न्यूट्रल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट CO2 का कितना होगा, +1 हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, और उसी का वही है। अब देखिए ये जो कलर का वेवलेंथ दिया हुआ है, ये वेवलेंथ देखिए मैच द फॉलोइंग भी पूछा हुआ है बहुत बार, और घुमा फिरा के ये पूछेगा। लैम्डा किसका ज़्यादा होगा, तो क्रिम्सन रेड का 670 है, 589, 766, 780, 455। सबसे ज़्यादा रेड वायलेट का आरबी का है। आरबी का कलर कैसा होता है, रेड वायलेट। तो कलर भी पूछता है और वेवलेंथ भी पूछता है, तो आपको थोड़ा बहुत कलर का आइडिया होना चाहिए। ट्रिक अगर है तो ट्रिक से याद कर लीजिए, नहीं तो ये डायरेक्ट, जैसे कि आरबी हो गया, आरबी से रेड, तो रेड वायलेट हो गया। सी एस ब्लू मतलब सीजियम ब्लू कलर का, याद रख लीजिए। पोटाशियम जो है वायलेट कलर का, और न येलो, तो सोडियम येलो हो जाएगा। लिथियम जो है क्रिम्सन रेड हो जाएगा। तो इस तरह से, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, ये लैम्डा इन नैनोमीटर पर नैनोमीटर दिया था 780 है रुबिडियम का। उसके बाद कितना है, 766 है पोटाशियम का। तो आरबी आया तब पोटाशियम की आया। उसके बाद क्या है, 670 है जो कि लिथियम का है। तब है सोडियम, सबसे कम है सीजियम का। तो सबसे कम सीजियम का, ये अगर मैच द फॉलोइंग में आएगा तो सबसे कम सीजियम वाला देखिएगा, उसमें टिक मारिएगा, उससे आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से खेलिएगा, मज़ेदार। उतना आपको कराना, 1-2 करिए आराम से। सीजियम का सबसे कम है और सबसे ज़्यादा रुबिडियम का, ये याद रख लेंगे। सीजियम का सबसे कम है 455 और रुबिडियम का 780 है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, रुबिडियम तो आरबी सर सबसे ऊपर है, और सीजियम हाँ चंद्रशेखर सर सबसे नीचे है। अच्छा हाँ
CS सर, समझ आया। आगे चलते हैं। दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीजियम एंड पोटाशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रोड्स इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। कह रहा है सीजियम और पोटाशियम का यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। तो अगर आएगा ऑप्शन तो सीजियम को आपको प्रायोरिटी रखना है, तो सीजियम होगा तो सीजियम मारिएगा, पोटाशियम नहीं मारिएगा। पोटाशियम सीजियम पोटाशियम दोनों रहेगा तो आपको सीजियम ही मारना है ऑप्शन। तो इस बार इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ है, वही है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो मैंने दिया है, ये अरेंज द फॉलोइंग आयनिक इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक बार इसको रिड्यूसिंग देख लीजिएगा किस तरह का ऑर्डर है। आगे चलते हैं कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है। द सुपर ऑक्साइड O2 इज ए पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2p मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो इस तरह का स्टेटमेंट इससे भी निकाल निकाल के वो स्टेटमेंट बनाता है। तो बहुत चंट है भाई साहब, बहुत चालाक बनता है अपने आप को। हाँ, O2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2p मॉलिकुलर ऑर्बिटल में होता है। तो ये है, ये याद रखिएगा, पाई स्टार 2p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक ये शो करता है। ये देखिए इस पे तो बहुत नचाया है साला। क्वेश्चन जो पूछता है इसमें एक बार आप पढ़ लीजिए बढ़िया से। क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड्स। फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तब क्लोराइड का, तब ब्रोमाइड का, तब आयोडाइड का। ऑल दीज हैलाइड्स आर सोल्यूबल इन, सब पानी में घुलनशील होता है। द लो सोल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लेटिस इंथैल्पी। कहा है कि जो लो सोल्युबिलिटी होता है, लो न हाई नहीं, लो है, लो सोल्युबिलिटी होता है लिथियम फ्लोराइड का, जो लो सोल्युबिलिटी होता है ना वाटर में, वो किसके कारण होता है, हाई लेटिस इंथैल्पी के कारण होता है। और वेयर हैज द लो सोल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड इज ड्यू टू द स्मॉलर हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ द टू आयंस। तो जो तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि लो सोल्युबिलिटी जो है लिथियम फ्लोराइड का हाई लेटिस एंथैल्पी के कारण होता है, और लो सोल्युबिलिटी सीजियम आयोडाइड का स्मॉलर हाइड्रेशन इंथैल्पी के कारण होता है। अच्छा, हाइड्रेशन इंथैल्पी के कारण इसका होता है। तो हाई लेटिस एनर्जी और इंथैल्पी का खेला है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। अदर हेलाइट्स की बात कर लीजिए, जैसे लिथियम, अदर हेलाइट्स ऑफ लिथियम आर सोल्यूबल इन इथेनॉल। कह रहा है और भी, मतलब और भी जो हेलाइट्स है लिथियम का, जो लिथियम फ्लोराइड को छोड़ के, वो इथेनॉल में घुलनशील होता है। अच्छा, एसीटोन में भी, इथाइलिन एसीटेट में भी। लिथियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन पायराडीन ऑल्सो। लिथियम क्लोराइड जो है वो पायराडीन में घुलनशील होता है। तो ये जो लाइन्स है ना, ये बहुत बहुत, जितना भी स्टार आपको देना है 7 स्टार, अवश्य इसको रखिए टॉप पे। तो बहुत अच्छा लाइन से इसमें आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें गलत करते हैं क्योंकि उनको डायरेक्टली थ्योरी पता नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिथियम नाइट्राइट, लिथियम नाइट्रेट को NO3 नाइट्रेट, उसको हीट करते हैं, मतलब लिथियम नाइट्रेट टूट के किस में, लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट होगा। और सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट क्या, सोडियम नाइट्राइट में टूटता है पहले। सोडियम का ऑक्साइड मत तोड़ दीजिएगा, सोडियम नाइट्राइड में टूटता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये बात, ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए थे। देख रहे हैं ना, NaNO2 और O2 बनता है। ठीक है, यहाँ पर भी O2 बन रहा है, तो ये बात याद रखना है आपको। अब देखिए लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम ऑक्साइड है, आर कंपेरेटिवली मच लेस सोल्यूबल इन वाटर। लिथियम फ्लोराइड अभी तो बताए थे लेस सोल्यूबल है, लिथियम ऑक्साइड भी कंपेरेटिवली लेस सोल्यूबल होता है पानी में देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऑफ अदर अल्कली मेटल में। तो ये बात याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पर भी बोला है कि लिथियम मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, पानी के साथ बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करता है। देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मच लेस सोल्यूबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो बहुत ही लेस सोल्यूबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है अगर हीट करते हैं। बोथ फॉर्म में नाइट्राइड दोनों बनाता है, लिथियम नाइट्राइड Li3n एंड Mg3n2 बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन विथ नाइट्रोजन के साथ। समझ रहे हैं। तो लिथियम मैग्नीशियम क्या है, ये डायगोनल रिलेशनशिप दोनों करता है, इसलिए इसका मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, मिलता जुलता रहता है। अच्छा, द मैक्सिमम लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो लिथियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स डोंट कंबाइन विथ एक्सेस ऑक्सीजन से। अच्छा, कंबाइन नहीं करता है टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड। तो ये जो है एक्सेस ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करता है और सुपर ऑक्साइड भी नहीं देता है। अच्छा, लिथियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, आगे देखते हैं। कार्बोनेट्स जो क्या है, कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज इजली ऑन हीटिंग टू फॉर्म द ऑक्साइड्स एंड CO2। ये फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स नॉट फॉर्म बाय द लिथियम एंड मैग्नीशियम। कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाय सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सोडियम बाय कार्बोनेट नहीं फॉर्म होता है लिथियम और मैग्नीशियम से। तो ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा। जो स्टेटमेंट मेन था हमने उसको
यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, देख लीजिए। बोथ लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूबल होता है इथेनॉल में, ये तो पढ़े हैं, अभी तुरंत पढ़े। बोथ लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डेलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन एज हाइड्रेट्स के रूप में होता है। और लिथियम क्लोराइड डॉट 2H2, लिथियम क्लोराइड जो पानी के हाइड्रेट के साथ क्या हो रहा है, तो लिथियम क्लोराइड डॉट 2 दो पानी होता है लिथियम क्लोराइड में, और मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 पानी 8 पानी, मैग्नीशियम क्लोराइड में 8 पानी, तो दो पानी से 8 पानी हो गया, मतलब 2 की पावर 3 आ गया। तो लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप था, इसमें 2 पानी आया, उसमें कितना हो गया, सीधे 3, 2 पे 4 गया, 3 को, तो 3 4 गया, तो सीधे 8 पावर, तो मतलब 8 पानी हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया हो, इससे इस तरीके से रिलेट करके समझ लेके आपको जाना है, और थ्योरी में गलत नहीं करना है। देखिए आप यहाँ देख लीजिए, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड्स ऑल हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आयोनिक इन नेचर, मतलब सिर्फ बेरिलियम हैलाइड को छोड़ के सभी जो होते हैं वो आयोनिक होते हैं नेचर में। बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवैलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो कोवैलेंट होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है। अच्छा, और बेरिलियम क्लोराइड हैज ए चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट में, चेन स्ट्रक्चर होता है जो कि आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इस तरह से समझ लीजिए। आप देखिए मेटेलिक बेरिलियम इज यूज फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे, मेटेलिक बेरिलियम जो होता है उसका यूज़ देखिए, यूज वाला भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो मेटेलिक बेरिलियम जो है वो विंडोज ऑफ एक्सरे के विंडोज बनाने में यूज करते हैं मेटेलिक बेरिलियम का। अच्छा, और एलवाई सब में भी यह करते हैं। हाँ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अल्कली टू गिव बेरिलियट आयन, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक्सेस अल्कली में घुल के बेरिलियट आयन होता है जो BeOH का होल होते हैं, बी मत समझ लेना, BeOH का होल 4 है, और होल 4 है और पावर में चार्ज कितना है 2 - तो चार्ज पे भी वो पूछ लेता है कभी कभी। जस्ट एज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्यूमिनेट एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड AlOH4-, तो मेटलर्जी में इस तरह के रिएक्शंस भी पढ़े हैं जिसमें क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, देखिए बेरिलियम एल्युमिनियम आयंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, तो बेरिलियम और एल्युमिनियम के पास मैक्सिमम टेंडेंसी है क्या, कॉम्प्लेक्स बनाने का। तो बेरिलियम BF4 2- बनाता है बेरिलियम, और एल्युमिनियम ElF6। देखिए इसमें बेरिलियम का देखिए ऐसे याद करिए, बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है, तो BF4 बनाया, 2 चार्ज हो गया उस पर, और 2 चार्ज हो गया। और एल्युमिनियम जो है AlF6 हो गया, हाँ एल्युमिनियम F6 बनाता है, मतलब इस पर 6 और 3- हो गया, तो 6 का आधा हो गया 3, यहाँ पे 4 का आधा -2 चार्ज हो गया। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं, AlF6 3- और BF4 2-। आगे देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सेलेक्ट लाइम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम CaOCl का होल 2, OCl का होल 2 है बच्चा, ये कन्फ्यूजन नहीं होने का। ये टोटल जो है कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम OCl का होल 2 प्लस पानी, ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का नाम ये याद रखना है, समझे, टोटल रिएक्शंस को कैसे बनता है। तो आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब सिलिका की बात कर रहा है, यहाँ देखिए रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा है। द रेशियो ऑफ सिलिका SiO2 टू एल्युमिनियम Al2O3 शुड बी बिटवीन 2.5 and 4, तो 2.5 और 4 वाला रेशियो इस बार भी क्वेश्चन आया है। एंड रेशियो ऑफ लाइम कैल्शियम ऑक्साइड टू द टोटल ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकन SiO2 एल्युमिनियम Al2O3 एंड आयन Fe2O3 शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू 2। तो ये बात भी आपको याद रखना है, इस टेबल से भी इस लाइन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए ये भी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया हुआ है। द मेन पिगमेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स दैट इज क्लोरोफॉर्म। अभी क्लोरोफॉर्म का एक बोलता है क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल से तो हमको सुंघा के मरवाएगा, नहीं भाई साहब, हमारा ये मकसद नहीं है। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल है विच कंटेन्स मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम कंटेंट करता है क्लोरोफिल, क्या करता है, मैग्नीशियम कंटेंट करता है। तो यही क्वेश्चन आया था, मैग्नीशियम क्लोरोफिल किससे मैच करेगा, तो मैग्नीशियम से। अबाउट 99% ऑफ द बॉडी का कैल्शियम जो है, आप कैल्शियम देखिए इसका यूज भी होगा मैग्नीशियम। अब आगे देख लेते हैं क्या है मैग्नीशियम। अबाउट क्या है 99% ऑफ द बॉडी कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स। हाँ, बोन्स टीथ में होता है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटर न्यूरोनल
ट्रांसमिशन, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। हाँ, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी देके पूछा है यूज, तो किसका यूज है? कैल्शियम का सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। और ब्लड कोगुलेशन, द कैल्शियम कंसंट्रेशन प्लाज्मा रेगुलेटेड एट अबाउट, तो ये भी क्वेश्चन अगर थ्योरी में ज़्यादा अगर थ्योरी जाएगा तो ये पूछ सकता है कि कैल्शियम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा रेगुलेट है लगभग कितना मिलीग्राम पर लीटर पे? तो 100 मिलीग्राम पर लीटर पे। अच्छा, ये अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, इट इज़ मेंटेन बाय टू हार्मोन्स, ये जो है दो हार्मोन्स के द्वारा मेंटेन होता है। पहला है कैल्सिटोनिन एंड पैराथ्राइड हार्मोन। तो कैल्सिटोनिन ये हार्मोन याद रखना है, कैल्सिटोनिन और पैराथ्राइड हार्मोन्स। तो समझ आए हो? आगे देख लेते हैं। देखिए सोडियम, ये जो लाइन हमारे ड्राई लाइन की है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर बाय केस्नर केलर प्रोसेस एंड सोडियम कार्बोनेट जो है सॉल्वे प्रोसेस से बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड केस्नर केलर से और सोडियम कार्बोनेट जो है सॉल्वे प्रोसेस से बनता है, इसको याद रखना है। तो आप कहिएगा हर चीज़ में आप बोलते हो कि ये पूछा है, तो हाँ मैंने पूरे एनालिसिस करके तभी ये चीज़ बनाया है। तो आपको आप पीवाईक्यू भी उठा के देखिएगा, चाहे जेई का हो या नीट का हो, क्वेश्चंस आया है इसलिए अंडरलाइन किया है एनसीईआरटी को और आपके सामने रख रहे हैं। ये चीज़ ऐसे नहीं हवा में चला रहे हैं तीर को, समझ आया? हाँ, तो इसीलिए ये देखिए पोर्टलैंड सीमेंट वाला देख लिया। पोर्टलैंड सीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इट इज़ मैन्युफैक्चर बाय हीटिंग ए पल्वराइज्ड मिक्सचर ऑफ लाइम स्टोन एंड क्ले इन ए रोटरी किल्न और द किंग का 10 ऑप्टेन इज मिक्सड होती है। ये आपको इस लाइन को आप पढ़ लीजिए कितना परसेंटेज जिप्सम होता है फाइन पाउडर से सीमेंट बनाने में। तो ये सीमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टलैंड सीमेंट, एक बार पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से। अब देखिए बायोलॉजिकल फ्लूइड मोनोवैलेंट सोडियम हो गया और पोटाशियम आयंस एंड डाइवैलेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस फाउंड इन लार्ज प्रोपोर्शन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड में पाया जाता है। ये सब चीज़ कौन सा? सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। दीज आयंस परफॉर्म इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस करता है सच एज मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन। एक बात हम आपके साथ बताना चाहता हूँ कि जो कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम एक इतना गजब का एलिमेंट्स है जिसके बगैर कोई भी जितना भी या फंक्शंस है जैसे कि एलिमेंट्स का और सा एलिमेंट्स का फंक्शंस कैल्शियम के बिना काम ही नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कैल्शियम्स हमको हमारे शरीर के लिए और लेना भी चाहिए। और अब जब तक अभी तो अपने बॉडी में जो चीज़ खाते हैं उसका फॉर्म भी होता है, कैल्शियम बनते रहता है, तो इसीलिए अभी नॉन एसेंशियल है। लेकिन जब 45 से क्रॉस एज होता है ना तो कैल्शियम की कमी हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे देखेंगे बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जोड़ों का दर्द होना शुरू होता है, बैक पेन, नी पेन, लॉट ऑफ पेन्स होता है, तो वो कैल्शियम की कमी है। क्योंकि कैल्शियम की तब वो एसेंशियल हो जाता है और उतना 45 प्लस एज में वो खाते नहीं कैल्शियम, तो जोड़ों का दर्द होता है। इसीलिए कहता है कैल्शियम लेना चाहिए। और कैल्शियम का एक स्रोत है चूना, तो इसीलिए कहा जाता है चूना आप लेने लीजिए। इसीलिए पान का जो बिजनेस चल रहा है ना, तो कोई मज़े के लिए पान नहीं खाता, वो चूना का भरपूर करने के लिए, इसलिए 45 प्लस लोगों के लिए पान खाने के लिए, इसलिए ये सब इतना बिजनेस पूरे देश में चला हुआ है। इसके पीछे रीजंस है, ऐसा नहीं है कि मज़े के लिए खा रहे हैं, समझ आया? तो यही कैल्शियम की समझ लीजिए, कैल्शियम का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसीलिए कैल्शियम युक्त भोजन आपको लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे। और बोरोन के बारे में देखें। बोरोन का फेयरली रेस एलिमेंट्स मेनली अकर्स एट ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 बोरैक्स Na2B4O7.10H2O। ये हो गया। बोरैक्स का फार्मूला याद रखना है। ऑर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला H3BO3 होता है। कार्नेलाइट जो और है Na2B4O7.4H2O कितना होता है? कार्नेलाइट तो कार्नेलाइट में कितना पानी होता है? 4 पानी होता है। तो ये बात भी याद रखना। Na2B4O7 Na2B4O7 और .10H2, अगर 10H2 है तो बोरैक्स हो गया। और 10H2 में 6 को पानी निकाल दो, 4 को पानी बचा, तो 4 को पानी बचेगा तो कार्नेलाइट हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है। और देखिए बोरोन जो होता है 10, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोरोन जो है 10 और बोरोन 11 होता है, तो किसका परसेंटेज ज़्यादा होता है? तो बोरोन 11 का ज़्यादा होता है, 81% होता है लमसम, और 81% होता है। और बोरोन जो है 19% होता है। तो किसका मात्रा ज़्यादा? 11 वाला का ज़्यादा। तो एल्युमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल्स, ये मेटलर्जी में पढ़े थे 8.3 बाय मास, उसमें वहाँ भी दिया हुआ था। अब देखिए बक्साइट जो है Al2O3.2H2O और क्रायोलाइट, बक्साइट
में कितना पानी, 2 पानी। क्रायोलाइट Na3ElF6, इसका ट्रिक बनाए थे ना, सोडियम और फ्लोरीन के बीच गहरा प्रेम था, इस वाला पढ़े है ना, देख लीजिएगा वो शॉर्ट वीडियो, बहुत मज़ा आएगा। आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। बोरोन, और बोरोन इज ए नॉन मेटल है, हाँ नॉन मेटलिक की नेचर है। बोरोन क्या है, नॉन मेटल है, और इट एक्सट्रीमली हार्ड होता है, ब्लैक कलर्ड, सॉरी कैसा कलर्ड है, ब्लैक कलर्ड है, पूरे काला काला मेरी तरह। अरे भाई साहब तुमसे भी ज़्यादा काला, अच्छा। इट एग्जिस्ट इन मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, हाँ ये बहुत ही एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, मतलब मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होता है ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेटिस, हाँ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेजिस के कारण बोरोन यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। तो ये बात हमने लिख दिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा ये पूरे लाइन्स को। आगे देखते हैं। इट इज़ वर्थ वाइल टू नो दैट द गैलियम विथ यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट्स कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर में, लिक्विड स्टेट में होता है। इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट मेक्स इट यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के इसका जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसके इसीलिए इसका यूज़ करते हैं मेजरिंग टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए गैलियम का। तो ये यूज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए ये देखिए क्वेश्चंस। वाइट फ्यूम्स क्या दिया है, वाइट फ्यूम्स, अच्छा फ्यूम्स अपियर अराउंड द बोटल ऑफ द एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड गिव्स रीजन्स, इसका रीज़न बताइए। तो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये पार्सली हाइड्रोलाइज्ड होता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ, टू लिबरेट HCl गैस देता है। जब मॉइस्ट HCl अपियर्स वाइट इन कलर, तो मॉइस्ट जो HCl होगा वो वाइट दिखता है, इसीलिए ऐसा होता है। अच्छा, बोरोन इज अनेबल टू फॉर्म BF3, नहीं बनाता है, 3 नहीं बनाएगा बोरोन। क्यों नहीं बनाएगा, ड्यू टू द नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी ऑर्बिटल इसके पास रहेगा तब ना। अरे भाई, अरे घर बसाना चाहोगे, घर होगा तब ना घर बसाओगे, कहाँ बसाओगे। तो इसीलिए थोड़ा शांत रहिए, अपने इस हार्मोन की लोचा, जो केमिकल लोचा को ना थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। हाँ तो वही बात यहाँ पे है कि भाई साहब नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं है तेरे पास, तो बोरोन इज अनेबल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, तो नहीं बसा पाएगा ना। हाँ तभी, हाँ ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ बोरोन कैनॉट एक्सीड्स 4, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कॉम्प्लेक्स वाला, कॉम्प्लेक्स B4O5OH4 माइनस इट कंटेन्स न्यूक्लियर, ये क्या है, Na2B4O7.10H2, तो ये बोरैक्स ही है, बोरैक्स को ही इस फॉर्म में लिखते हैं B4O5OH का होल 4 2 माइनस, जैसे यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4 यहाँ 5 2 माइनस ऊपर चार्ज है। करेक्ट फार्मूला देयर फॉर Na2B4O5OH होल 4.8H2O, बोरैक्स डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड देता है। ये रिएक्शंस आपको आना चाहिए। आगे देखिए, जब बोरैक्स को हम हीट करते हैं बंसन बर्नर फ्लेम विथ कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ ऑन ए लूप ऑफ प्लेटिनम वायर, एक ब्लू कलर्ड कोबाल्ट CO BO2 बीड इज फॉर्म। तो देखिए CO BO2, तो BO2 है और होल 2 भी है, तो 2 है ना, तो ये जो बीड वाला टेस्ट, ब्लू बीड कैसा कलर है, तो ब्लू कलर है। कोबाल्ट जो है इसके साथ रिएक्शन करके क्या, बोरैक्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, कोबाल्ट ऑक्साइड CO BO2 का होल 2 बीड इज फॉर्म्ड बना है। तो कैसा कलर होता है, ब्लू। तो ऐसा भी क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वही लिख दिए हैं पूरे। चलिए अब देखिए, बोरिक एसिड को कंसिडर कहा जाता है वीक एसिड, क्यों, बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू रिलीज H+ आयंस ऑन इट्स ओन, क्योंकि अपना H+ आयंस रिलीज नहीं करता है। ये जो है हाइड्रोक्साइड, इट रिसीव्स हाइड्रोक्साइड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्साइड्स ले लेता है। तो अच्छा, दूसरे का लेके काम चलाता है और शो करता है कि हाँ हम एसिडिक हैं, हाँ H+ आयंस ये थोड़ी देता है, नहीं रिलीज कर पाता है, तो दूसरे से काम चलाता है। तो इसका समझ सकते हैं ऐसा कि भाई साहब देखते हो ना, दूसरे के गाड़ी के आगे सेल्फी लेने वाले लोग की तरह ही हैं ये भी बोरिक एसिड, समझ रहे हो ना, कुछ है नहीं, बस दिखाएगा बहुत सालों। अच्छा, तो ऐसा काम नहीं करना है, जितना है उसी में रहना है, खुश रहना है, और आगे बहुत चीज़ अजीब करने की कोशिश करना है। आगे चलते हैं, फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड इन टर्न रिलीज H+ आयंस देता है। ठीक, अब देखिए ये जो है, इट इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाफ लाइफ कार्बन 14 की बात हो रहा है, इतना है। एंड यूज फॉर द रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए कार्बन यूज़ करते हैं, कार्बन डेटिंग तो पढ़े होंगे आप क्लास 10th में भी। सिलिकॉन इज द सेकेंड क्या है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, तो सेकेंड सिलिकॉन है। और प्रेजेंट इन द नेचर इन फॉर्म ऑफ सिलिका, सिलिकेट्स ग्रुप में रहता है, और सिरामिक्स ग्लास ये सब बनाने में काम आता है। अब देखिए कैसीटराइट, कैसी है टीन, तो कैसी है टीन का ऑक्साइड है SiO2 एंड लेड ग्लेना PbS, और फ्लोरोवियम इज सिंथेटिकली प्रिपेयर रेडियो एक्टिव। तो पूछेगा सिंथेटिकली प्रिपेयर रेडियो एक्टिव कौन सा है, तो यही है FLEROVIUM, फ्लोरोवियम, जो भी पढ़ो प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम,
तो जर्मेनियम का अल्ट्रा प्योर फॉर्म है। एंड सिलिकन का आर यूज टू मेक ट्रांजिस्टर बनाने में जर्मेनियम सिलिकन सब का यूज करते हैं, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में काम करते हैं, ठीक है, बनाने में। अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए कि सेलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्रुप 14 दैट फॉर्म्स द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? तो कार्बन इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेड, और यूज एज सेमीकंडक्टर जर्मेनियम। तो ये याद रखना है। आगे देख लेते हैं SI अब 6 2 इज नाउन जाना जाता है, लेकिन SI सिलिकॉन Cl6 2 नोट क्या रीजन्स हैं? तो भाई साहब पहला रीजन देख लेते हैं। 6 लार्ज क्लोराइड्स आयंस कैन नॉट बी अकोम्पनाइड अराउंड सिलिकॉन 4। तो सिलिकॉन 4 के आजू बाजू 6 गो नहीं रह सकता है क्लोराइड्स, अच्छा लार्ज क्लोराइड, ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ इट्स साइज, क्योंकि साइज उस तरह से नहीं। अच्छा, इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयंस एंड SI4 इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, इसीलिए ऐसा नहीं हो पाता है। तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, हाँ, नहीं तो मारेगा एक बार झमकाएगा बस टूट फूट के बस झड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा तब ना लटक फटक होलेगा। अच्छा, डायमंड इज कोवैलेंट येट इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। वाई? डायमंड हैज़ ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग CC बोन्स होता है विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड इन टर्न्स एज हाई मेल्टिंग। और देख लीजिएगा ये डायमंड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन sp2 sp3 और ग्रेफाइट का sp3 इस तरह से होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन होगा तो वो देख लीजिए एक बार, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का आपके लिए सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे वाटर गैस क्या होता है? CO+H2 वाटर गैस होता है, और CO+N2 प्रोड्यूसर गैस होता है। तो ये तो आप पढ़े होंगे। सिंथेसिस वाटर गैस को सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसके सिंथेसिस में काम आता है भाई साहब? अच्छा, मिथेनॉल में। अच्छा, अब देखो किसिलगौर एन एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका। तो यही किसिलगौर जो है ये एमॉर्फस फॉर्म है सिलिका का, इसका यूज फिल्ट्रेशन प्लांट्स में यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वाटर सिलिकॉन्स, ये सिलिकॉन क्या है इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो आगे चल लेते हैं। ये देखिए डायमंड है, ग्रेफाइट, यहाँ पे ये देख लीजिए कौन सा कैटनेशन शो करता है। तो सब ज़्यादा कार्बन, तब सिलिकॉन, तब जर्मेनियम, और जर्मेनियम और टीन का लगभग बराबर होता है, और उसके बाद सबसे कम लेड नहीं के बराबर शो करता है। चलिए वही था ग्रीन हाउस इफेक्ट, हेमोग्लोबिन सब पढ़ लीजिएगा। इस लाइन्स को थोड़ा सा अच्छा सा हमने हाइलाइट कर दिया, तो उसी को यहाँ पर भी किया। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। अब देखिए जो 99.5% जो होता है सन्स का हार्मफुल UV, वो स्ट्रेटोस्फीयर से बताता है ओजोन से, ओजोन बचाता है। तो वही दिया हुआ है। आगे देखिए फटाफट करते हैं इसको। ये लाइन से आपको पढ़ जाना है कि लोएस्ट रीजन से जो होता है ट्रोपोस्फीयर कहाँ पे, कहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होता है 10 से 15 सी लेवल में स्ट्रेटोस्फीयर होता है। ट्रबुलेंट देखिए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट, क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो ट्रोपोस्फीयर में ही क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फीयर ऑन द अदर हैंड कंटेंट से ये सब N2O2 सब गैस कंटेंट करता है। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गैस डेट इज पॉइजनस टू द बोथ एनिमल एंड प्लांट्स के लिए पॉइजनस होता है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इवन ए लो कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड काउज रिस्पिरेटरी डिजीजेज। तो लो कंसेंट्रेशन सल्फर का रिस्पिरेटरी डिजीज करता है बहुत सारा, अस्थमा जो ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा इन ह्यूमन बींग्स ये सब होता है। सल्फर डाइऑक्साइड काउज इरिटेशन टू आँख के लिए इरिटेशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का रीजनरेट टीयर्स, आंसू बहने रहता है, रेडनेस हो जाना आँख का। हाँ, और उसके बाद हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन सल्फर का ऑक्साइड का हो जाएगा, SO2 का हो जाएगा, तो स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स होगा, होते इवेंचुअली फॉल ऑफ द प्लांट से गिर जाएगा वो पत्ता सब, ठीक है, बर्ड्स सब या जितना भी कलियाँ हैं। अच्छा, दीज गैसेस डोंट रिएक्ट विद द अदर each other at a normal temperature at high altitudes। NO2 इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट्स में ऑक्सीडाइज होता है ये, और ये आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। रेट ऑफ प्रोडक्शन NO2 इज फास्टर व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। द इरिटेंट रेड हेज इन द ट्रैफिक में जो रेड हेज होता है और कंजेस्टेड प्लेसेज ड्यू टू द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के कारण होता है, NO2 के कारण होता है, ठीक है। और डैमेज करता है ये प्लांट्स को, रिटार्ड द रेट ऑफ, ये भी याद नहीं, रिटार्ड द रेट ऑफ, हाँ, फोटोसिंथेसिस के रेट को ये रोक देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए लंग इरिटेंट, क्या करता है लंग्स को इरिटेंट, इसके लिए लंग इरिटेंट दैट कैन लीड टू एक्यूट रिस्पिरेटरी डिजीज इन चिल्ड्रंस में पैदा करता है कौन? NO2, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स यूज इन द ऑटोमोबाइल्स, हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक होता है जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। दे हार्म प्लांट्स बाय काउजिंग एजिंग काउज करता है, किसमें प्लांट्स को तुरंत बुढ़ापा में ला देता है, यही सब। इसीलिए कहते हैं ना हाइड्रोकार्बन्स, थोड़ा गाड़ी ताड़ी ज़्यादा मत चलाया करो, और जहाँ यूज हो वहीं करो, नहीं साइकिल से दबा रो, हेयर्स बनाओ। तो ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू एंड शेडिंग ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स एंड द ट्विंग्स, ये है। आगे चलिए
इट बाइंड्स टू द हेमोग्लोबिन टू फॉर्म द कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। देखिए कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का जो ताकत होता है ना वो 300 गुना स्टेबल किससे होगा, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, कार कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अरे भाई साहब, इसलिए कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इन ब्लड में द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन रिचेज 3-4-5%। जैसे ही पहुंचेगा द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज ग्रेटली रिड्यूस, और घट जाता है भाई साहब। घटेगा जैसे ही रिड्यूस होगा किसका, ऑक्सीजन की कमी होगा ब्लड में। द ऑक्सीजन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इनटू हेडेक, माथा दर्द शुरू हो जाएगा, आँख में दिखना बंद होगा, दिमाग चकराना शुरू होगा, नर्वसनेस होना शुरू, कार्डियो मस्कुलर डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। समझ आया। इसीलिए कहा था इन प्रेग्नेंट वुमेन में हु हैव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, जो स्मोक करती है, द इंक्रीज यू लेवल्स इन ब्लड में इंड्यूस प्रीमेच्योर बर्थ, क्रिएट कर प्रीमेच्योर बर्थ हो जाता है, स्पोटेनियस एबॉर्शन होना या डिफॉर्म्ड बेबीज होना, ये सब का इसलिए कहा जाता है भाई साहब स्मोकिंग से बचिए। लेकिन तो मानते नहीं हम तो पॉकेट उस पे पैकेट पे लिखा भी रहेगा फिर भी स्मोक करेंगे, क्योंकि धुआं उड़ाने में मज़ा आता है ना। बाप का पैसा ही सारा, तेरे बाप का क्या जाता है, तो यही कहने मज़ा आता है। लेकिन समझ लीजिए ये हेल्थ की आजकल की लड़कियां भी कम नहीं है, वो भी उसको भी देखते हैं पकड़ के लेके दो एक साथ 2 सिगरेट, और हम की क्या है ब्रांडेड। तो समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा इस सब से बचिए, समझिए बूझिए। कभी कभी धुक लिए तो थोड़ा आदत बन गया है, बट कंट्रोल करिए। CO2 इन द एयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 ही रिस्पॉन्सिबल है। अबाउट 75% ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ एब्जॉर्ब बाय द अर्थ्स सरफेस विच इंक्रीजेज इट्स टेम्परेचर बढ़ाता है, टेम्परेचर बढ़ाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC, वाटर वेपर्स, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आराम से याद रख लेना है। देखिए इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज लाइक डेंगू। ग्लोबल वार्मिंग के समय डेंगू बढ़ेगा, मलेरिया बढ़ेगा, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए CO2 का मात्रा को कम करना पड़ेगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग, सबसे ज़्यादा यही कंट्रीब्यूट करता है। बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, ओजोन हो गया। मीथेन इज प्रोड्यूस नेचुरली व्हेन वेजिटेशन इज बर्न, जब वेजिटेशन को हम जलाते हैं तब मीथेन बनता है। डाइजेस्टेड और रोटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सड़ता गलता है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन आर रिलीज इन द पैडी फील्ड्स, अच्छा धान के खेत में होता है। कोल माइंस में फ्रॉम द रोटिंग गार्बेज डम्प्स एंड बाय फॉसिल फ्यूल्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है मेन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल्स यूज इन द कंडीशनिंग ETC। CFC आर ऑल्सो डैमेजिंग द ओजोन को CFC डैमेज कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो फिर भी रेफ्रिजरेटर यूज़ करोगे, ठंडा ठंडा पानी चाहिए ना। Nitrous oxides occurs naturally in the environment. In recent years, their quantities have increased significantly due to the use of the chemical fertilizer and burning of the fossil fuels. ये बात याद रखना है। आगे देखिए SO2 and NO2 after oxidation reaction with water and major contributor to the acid rain कंट्रीब्यूट करता है। वही नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, बिकॉज ये सब पॉल्यूशन करता है। चलिए आगे देखते हैं। एमोनियम सॉल्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म एंड कैन बी सीन एटमॉस्फेरिक हेज एरोसोल ऑफ द फाइन पार्टिकल एरोसोल पार्टिकल्स ऑफ ऑक्साइड्स और एमोनियम सॉल्ट्स इन रेन ड्रॉप्स रिजल्ट इन वेट डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन वाला ये बात याद रखना है आपको, आया है क्वेश्चन इस पर। यहाँ देखिए ताजमहल का है ऐसा हो रहा है वो सब देखिए। द रिजल्टिंग एसिड रेन रिएक्ट्स विद मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट से H2SO4 कैल्शियम सल्फेट बनाता है, H2O प्लस CO2 बनेगा, जिसके कारण डैमेज होता है वंडरफुल मोन्यूमेंट्स, जो हमारे बहुत सारे लोग आते हैं विदेश से देखने के लिए यहाँ पे, तो वो सब देख। अब देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर जो गाड़ी में लगाते हैं, मस्ट बी यूज इन द कार्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑन द एटमॉस्फेयर। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कन्वर्टर इज ए सिरेमिक हनी कॉम्ब कोटेड होता है, जो कि प्रीशियस मेटल्स होता है। प्लेडियम, कौन कौन सा मेटल है, PD होता है, प्लेडियम, प्लेटिनम एंड रोडियम। ये द एग्जॉस्ट गैसेस कंटेनिंग अनबर्न फ्यूल CO और NOx होता है, और which passes through the converter से पास करते हैं, converted into CO2 and 2। we can also reduce the acidity of the soil by adding powdered लाइमस्टोन टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। तो ये इस तरह से इसको याद रखना, इसको पढ़ लीजिए। क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक में आप ये क्लासिकल सी से कूल ह्यूमिड होगा। मिक्सचर ऑफ स्मोक फॉग सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्लासिकल में सल्फर डाइऑक्साइड है। केमिकल इट इज़ रिड्यूसिंग, क्लासिकल है मतलब क्लासिकल मतलब पुराना, तो ये रिड्यूसिंग है मिक्सर है, और इसको रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। अच्छा फोटोकेमिकल स्मोक मतलब वार्म है, गर्म है, और ड्राई एंड सनी क्लाइमेट होता है। तो गर्म है, फोटो मतलब लाइट है, वार्म है, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट है। और देखिए हम स्मोक रिजल्ट्स विद एक्शन ऑफ सनलाइट एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड से एटोमस, ये सब से बनता है स्मोक। हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये ऑक्सीडाइज फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग। तो इसे PO से याद रखना, P से फोटोकेमिकल, O से ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, और C से CR
सी से क्लासिकल, आर से रिड्यूसिंग स्मोक, तो ये याद रखना है। आगे चलिए, ओजोन एक टॉक्सिक गैस होता है जो एंड बोथ NO2 एंड O3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो NO2 और O3 दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज कर देगा एंड कैन रिएक्ट विद द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इन द पोल्यूटेड एयर, रिएक्ट करके और प्रोड्यूस करेगा केमिकल जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड हो गया, क्राइलोन, परऑक्सीएसिटिलीन नाइट्रेट, इसका पेन जो कि फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ देगा, तो ये सब याद रखना है इसको। क्या फॉर्मल्डिहाइड बनता है, क्रोलिन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन जिसको कहते हैं, ठीक है। द कॉमन कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक जो है ओजोन होता है। कौन कौन सा ओजोन है, नाइट्रिक एसिड है और एक्रेलिन है, फॉर्मल्डिहाइड पर ऑक्सी, तो वही बस सब है, पेन है। आगे, बोथ ऑक्सीजन पेन एक्ट्स एज ए पावरफुल आई इरिटेंट। देखिए ओजोन और पेन जो ये दोनों पावरफुल आई इरिटेंट का काम करता है। ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट द नोज एंड थ्रोट एंड देयर हाई कंसंट्रेशन काउज हेडेक, चेस्ट पेन, ये सब तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, यूजुअली कैटालाइटिक कन्वर्टर्स यूज इन द ऑटोमोबाइल्स व्हिच प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन साइड। देखिए ये सब सर्टेन प्लांट जैसे पीनस हो गया, जेनिपारस हो गया, क्यूरकस पायरस विटीज कैन मेटाबॉलिज हाइड नाइट्रोजन ऑक्साइड को तोड़ता है एंड देयरफॉर देयर प्लांटेशन कुड हेल्प इन दिस मैटर। तो ये पोल्यूशन से बताता है ये सब प्लांट्स, तो ये सब प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आगे देखिए, लेमडा इजकल टू 255 नैनोमीटर जो होता है, रेडिएशन काउजेज स्किन कैंसर तो स्किन कैंसर को मेलोनोमा कहते हैं इन ह्यूमंस में। तो जो लेमडा आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसका लेमडा कितना 255 आता है, तो ये रेंज वाला क्वेश्चन भी पूछता है, तो लेमडा कितना 255 नैनोमीटर में, तो याद रख लीजिएगा। आगे चलिए, अल्ट्रावायलेट इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज अ प्रोडक्ट of UV radiation acting on dioxygen O2 molecule. The ultraviolet radiation split apart molecular oxygen into free oxygen atoms में तोड़ता है। ये देखिए, ऑक्सीजन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है कि नहीं, नहीं होता, अनस्टेबल। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एंड डिकम्पोज टू मोलिकुलर ऑक्सीजन में टूटता है, दस ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। आगे देखते हैं, द मेन रीजन्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन बिलीव टू बी रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स नोन एज द फ्री ओन। तो जो मेन रीजन है ओजोन लेयर डिप्लीशन का वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है, जिसको हम फ्री ओन भी कहते हैं। आगे चले, अदर CFC आर यूज इन द एटमॉस्फेयर, दे मिक्स विद द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैस एंड इवेंचुअली रीच द स्ट्रेटोस्फेरिक। इन स्ट्रेटोस्फेरिक दे गेट ब्रोकन डाउन बाय द पावरफुल UV रेडिएशन, टूटता है, ये सब रेडिकल में टूटता है, CF2Cl2 Cl रेडिकल CF2Cl। तो द क्लोरीन रेडिकल देन रिएक्ट विद द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन टू फॉर्म द क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है, ClO बन गया। आगे देखते हैं, देखिए एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मोर क्लोरीन रेडिकल्स, बहुत सारा क्लोरीन रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है, Cl रेडिकल बना यहाँ पे। द क्लोरीन रेडिकल्स आर कंटिन्यूसली रीजनरेटेड, फिर से रीजनरेट होता रहता है, काउजिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द ओजोन, ओजोन को तोड़ते रहता है। तो ये भी बहुत देख रहे हो ना, ओजोन को कैसे तोड़ रहा है। द CFC आर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स फॉर द कंटिन्यूसली जनरेटिंग क्लोरीन रेडिकल। तो क्लोरीन रेडिकल को जनरेट करने के लिए ये CFC जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अच्छा, इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर में डैमेजिंग द ओजोन। तो ओजोन का देख रहे हो ना, डैमेज करने में क्या काम करता है, देख रहे हो ना, बिचौलिया का काम कर रहा है ना CFC। अच्छा, क्लोरीन बनवा कर अपना नहीं लड़ रहा है, लड़वा रहा है, देख रहे हो ना बिचौलिया। इस तरह के लोग भी बहुत पाए जाते हैं अपने देश में। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन रिएक्ट्स करते हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड से। क्लोरीन एटम्स जो रिएक्शन 5 आप देख लीजिए, क्लोरीन सिंक्स प्रिवेंटिंग ओजोन डिप्रेशन, ये सब है। विंटर में स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लाउड्स कॉल्ड पोलर स्ट्राटोस्फेरिक क्लाउड्स आर फॉर्म ओवर अंटार्कटिका। तो इस टाइप का ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, बहुत पहले पूछा गया था। रेडिएशन filters into troposphere, UV radiation lead to aging of skin और cataract, sunburn, या स्किन कैंसर, किलिंग ऑफ मेनी फाइटोप्लैंक्टन्स, डैमेज टू फिश प्रोडक्टिविटी, ये सब है। अब प्लांट्स प्रोटीन्स गेट इजिली अफेक्टेड बाय, तो प्लांट्स का जो प्रोटीन होता है ना वो भी अफेक्ट होता है UV रेडिएशन से, विच लीड्स टू हार्मफुल म्यूटेशन ऑफ सेल। तो म्यूटेशन सेल में, जीन में कुछ वो सब क्रोमोजोम में उल्टा पुल्टा हो जाता है, जेनेटिक्स में प्रॉब्लम, समझे। इन UV रेडिएशन damages plants and fibers causing them to fade faster. इन UV रेडिएशन डैमेज पेंट्स को, अच्छा पेंट्स जो लगाते हैं ना दरवाजे में, तो उसको भी क्या फेड कर देता है, एंड फाइबर्स को भी काउजिंग देम टू फेडर फास्टर, तो फेड कर देता है, धुंधला कर देता है। अच्छा देख लीजिए, ये देखिए पॉल्यूटेंट्स और सोर्स, देखिए 2022 में भी क्वेश्चन आया है, ये मैच द फॉलोइंग रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डोमेस्टिक सीवेज ऑर्गेनिज्म, ऐसे दे, केमिकल फर्टिलाइजर, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही दे देगा, सेडिमेंट्स, इरोजन ऑफ सॉइल बाय एग्रीकल्चर एंड
the pesticide killing insects, radioactive substance, mining of uranium containing, heat, water used for the cooling industries. ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आया हुआ और आ भी सकता है, इसको छोड़ के मत जाना। टेबल तो भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट। इन ठंडा पानी में देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ जो होता है कैन रीच ए कॉन्सेंट्रेशन अप टू 10 ppm तक पहुंच सकता है पार्ट्स पर मिलियन, वेयर ऑक्सीजन इन एयर इज अबाउट, ऑक्सीजन जो होता है एयर में लगभग कितना होता है 2 लाख ppm होता है, ठीक है 2 लाख ppm होता है। हाँ तो कोल्ड वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन कैन रीच ए कंसंट्रेशन कहाँ तक होता है 10 ppm तक पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है 10 ppm होता है ठंडा पानी में, अगर और अथी एयर में बात करें तो 2 लाख ppm होता है। तो ये बात डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जा भी सकता है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज बिलो 6, अगर 6 से कम होता है द ग्रोथ ऑफ फिश गेट्स इनहिबिटेड। तो कब ग्रोथ ऑफ फिश रुक जाएगा तो 6 ppm से जैसे ही नीचे होगा, तो नीचे नहीं होना चाहिए, 6 ppm से नीचे होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा तो ग्रोथ इसका कम हो जाएगा फिश के लिए। तो 6 ppm याद रख लेना है, कम उसके नीचे नहीं होना चाहिए। अब देखिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल्स ऑफ वाटर। तो जितना अमाउंट ऑक्सीजन का जरूरी है किसको जरूरी है बैक्टीरिया को, ताकि वो तोड़ मरोड़ सके किसको ऑर्गेनिक मैटर्स को, तो उसी को उस सैंपल्स को जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए इतना सैंपल्स, तो उसी को हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं जिसको बीओडी कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डायरेक्ट इसका हम फुल फॉर्म भी पूछा गया है तो वो भी आप याद रखें बायोकेमिकल, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, समझ गए ना बढ़िया से। और देख लीजिए यहाँ पे द अमाउंट ऑफ बीओडी इन वाटर इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कितना मटेरियल है ज़्यादा वो मेजर करता है इन द वाटर में इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन इट्स बायोलॉजिकली। अगर ठंडा पानी है आदि क्लीन वाटर है तो उसमें क्या होगा उसमें गंदगी कम होगा तो उसको कम तोड़ने के लिए कम बीओडी होगा। तो क्लीन वाटर वुड हैव बीओडी वैल्यू ऑफ लेस देन द 5 ppm से कम होगा। तो कम कितना बीओडी वैल्यू होता है क्लीन वाटर का लेस देन 5 ppm। और हाईली पॉल्यूटेड जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए कुड हैव ए बीओडी वैल्यू 17 ppm या उससे ज़्यादा होना चाहिए। किसमें ज़्यादा होना चाहिए ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। ठंडा मतलब कौन सा क्लीन वाटर का बीओडी वैल्यू कम होता है 5 ppm होना चाहिए, उससे भी कम होता है। और जो हाईली पोल्यूटेड 17 ppm उससे ज़्यादा होता है हाईली पोल्यूटेड में। आगे देख लेते हैं कैडमियम मरकरी निकेल इटीसी कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ पोल्यूटेंट्स है। कैडमियम है और मरकरी है निकेल है, अच्छा ये पोल्यूटेंट्स है। हाँ ऑल दीज मेटल्स आर डेंजरस टू ह्यूमन्स के लिए डेंजरस है बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट एक्सक्रीट देम। इसको एक्सक्रीट अच्छा निकाल नहीं सकता है, नहीं एक्सक्रीट नहीं हो सकता है। तो भाई साहब संभल के कैडमियम मरकरी निकेल इसे संभल के रहना। अच्छा दीज मेटल्स देन कैन डैमेज किडनी, अच्छा किडनी को डैमेज कर देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को एसिडिक लाइक सल्फ्यूरिक एसिड्स माइंड ड्रेनेज सॉल्ट्स फ्रॉम द मैनी, ये डैमेज कर देगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सोडियम कैल्शियम क्लोराइड्स और वाटर सोल्यूबल केमिकल पोल्यूटेंट्स होता है। तो वाटर सोल्यूबल केमिकल पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं तो वो भी देख लीजिए सोडियम कैल्शियम क्लोराइड्स। फर्टिलाइजर कंटेन्स फॉस्फेट्स एज एडिटिव्स, द एडिशन ऑफ फॉस्फेट्स इन वाटर इन्हेंसेस एल्गी। तो फॉस्फेट्स जैसे ही तुमने वाटर में दोगे तो एल्गी का ग्रोथ बढ़ेगा, हाँ उसको खाद्य पदार्थ मिलेगा तो बढ़ेगा। सच प्रोफ्यूज ग्रोथ ऑफ एल्गी कवर्स द वाटर सरफेस को ढक लेता है, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, वाटर में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को कम कर देता है। तो कम करेगा तो दिस लीड्स टू द एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कॉमनली हो जाए कुमुलेशन ऑफ एबनॉक्सियस डीके एंड एनिमल डेथ हो जाएगा। एबनॉक्सियस डीके एंड एनिमल का डेथ होना शुरू हो जाएगा। तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा जिसको यूट्रोफिकेशन नाम दिया। दिस प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट इनरिच मतलब न्यूट्रिएंट का इनरिच जमा होना वाटर बॉडीज में सपोर्ट ए डेंस प्लांट पोल्यूशन, प्लांट्स के पोल्यूशन को तो बहुत सपोर्ट करेगा। व्हिच किल्स एनिमल लाइफ को बाय डिप्राइविंग ऑफ ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा, तो ऑक्सीजन भाई साहब नहीं मिल पाएगा तो उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। इन सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यूट्रोफिकेशन कहलाता है। यूट्रोफिकेशन को आराम से आपको इसका डायरेक्ट डिफिनेशन याद रखिए, काम आएगा। अब देखिए फ्लोरीन का कंसंट्रेशन अबव 2 ppm काउज ब्राउन, अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर में अगर आप 2 ppm से ज़्यादा होगा तो ब्राउन मॉडलिंग ऑफ टीथ, दांत खराब होना शुरू हो जाएगा। और फ्लोराइड ओवर 10 ppm होगा काउजेज हार्मफुल इफेक्ट टू बोन्स के लिए, आपके हड्डियाँ के लिए और टीथ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। 10 ppm से अगर ज़्यादा ओवर होना शुरू हो गया तो ये डायरेक्ट डाटा बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से। लेड का इसमें भी लेड का भी देखिए ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड विद लेड व्हेन लेड पाइप्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो अपर लिपिड कंसंट्रेशन लेड इन ड्रिंकिंग वाटर अबाउट 50 ppm, कितना होना चाहिए 50 ppb होना चाहिए। तो लेड में ppb है, बी है तो पार्ट्स पर बिलियन है, बिलियन तो 50 ppb होना चाहिए। लेड में क्या हो गया
लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी होता है, तो पीबी, तो बी इसमें आ रहा है 50 पीबी, ऐसे याद रख लिया 50 पीबी। लेड का पीबी होता है तो इसमें पीपीबी होगा। अच्छा 50 पीपीबी। एंड कैन डैमेज किडनी को डैमेज कर देगा। अच्छा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई साहब रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डैमेज कर देगा, तो यानी बच कर रहियो, नहीं तो जो ख्वाब है ना सब पूरा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा अच्छा सल्फेट एक्सेसिव सल्फेट्स लगभग ग्रेटर देन 50 ppm। तो अगर मान लिया एक्सेसिव सल्फेट हो गया, अगर 50 हाथी ओहो 500 है, अच्छा 500 ppm है, 500 ppm से अगर ज़्यादा होगा इन ड्रिंकिंग वाटर काउज लैक्जेटिव इफेक्ट शुरू होगा, अदरवाइज एट मॉडरेट लेवल्स इट इज़ हार्मलेस होता है। तो 500 ppm से ज़्यादा होगा सल्फेट तो हमारे लिए हार्मफुल है। देखिए सल्फेट की तरह ही 5 है। अच्छा फिट बहुत बड़ा स्पेलिंग है तो 20 दे दो ppm। अच्छा ओके, ऐसे याद रख लेंगे। नाइट्रेट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर इज 50 ppm। तो नाइट्रेट का लिमिट कितना है, 50 ppm है, तो 50 ppm। तो अच्छा लेड में 50 ppb होता था क्योंकि पीबी उसका सिंबल होता था, और नाइट्रेट में क्या होगा 50 ppm होगा। अच्छा ओके, ऐसे समझ लीजिए। एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन काउज डिजीज सच एज द मैथेमोग्लोबिनिया। अच्छा ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैथेमोग्लोबिनिया याद रखिएगा, नाइट्रेट्स के कारण होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए, 50 ppm से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए भाई साहब, नहीं तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मैथीग्लोबिनिया और द ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। अच्छा देखिए फ्लोरीन आयंस, जो ये याद रखना है, हाइड्रोक्सो एपेटाइट, तो CA3PO4 का होल टू COOH बनता है, और सरफेस इससे फ्लोरोएपेटाइट बनाता है, CA3PO4 का होल टू CF2 बन गया थी। इसको और इसको आराम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट। अच्छा प्लास्टिक वेस्ट से जो फ्यूल बनता है ना वो हाई ऑक्टेन रेटिंग होता है, इट कंटेन्स नो लेड, कुछ भी लेड इसमें नहीं होता है, एंड इज नॉन एज ग्रीन फ्यूल। तो ग्रीन फ्यूल कहलाता है प्लास्टिक से जो बनता है फ्यूल्स, हाई ऑक्टेन रेटिंग और नो लेड और ग्रीन फ्यूल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ 2022 में भी है, JEE मेंस में आया था। अच्छा नाउ इट इज़ फ्लाई एश स्लैग फ्रॉम द स्टील इंडस्ट्री आर यूटिलाइज बाय द सीमेंट इंडस्ट्री। ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा है कि नाउ डेज इन दिनों जो फ्लाई ऐश है, जो राख सब है, और स्लैग है स्टील इंडस्ट्रीज का, वो यूटिलाइज होता है किस इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। तो ये बात याद रख लीजिएगा। देखिए हर्बिसाइड वाला भी क्वेश्चन आया हुआ, हर्बिसाइड्स कौन कौन से हर्बिसाइड, सोडियम क्लोरेट इज ए हर्बिसाइड जिसका फॉर्मूला होता है NaClO3। कभी पूछ देगा सोडियम क्लोरेट तो दे देगा ऑप्शन में सोडियम क्लोरेट रहेगा, कभी ऑप्शन में NaClO3 देगा, तो इसमें फंसा सकता है, ज़्यादा फंसाने का चाहेगा तो NaClO3। तो दोनों याद रखना है, सोडियम क्लोरेट और सोडियम आर्सेनेटाइड, तो Na3ASO3 3 और लास्ट में यहाँ भी 3 NaClO3। समझ आया। आगे देखिए ड्राई क्लिनजिंग ऑफ क्लोथ के लिए टेट्राक्लोरोइथीन वाज अर्लियर यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लिनजिंग के लिए यूज करते थे। द कंपाउंड कंटामिनेट्स द ग्राउंड वाटर एंड इज ऑल्सो ए सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक जेन था। द प्रोसेस यूजिंग द कंपाउंड इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय प्रोसेस, पहले इसका यूज करते थे CCl2 डबल बॉन्ड CCl2 जिसको टेट्रा क्लोरोइथीन कहते थे, उसको रिप्लेस करके किसका किया, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किए। विथ सुटेबल डिटर्जेंट इज यूज, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजेनेटेड सॉल्वेंट बाय लिक्विड CO2 विल रिजल्ट इन लेस हार्म टू ग्राउंड वाटर, को कम हार्म करता था। और इन दिनों दिस डेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 पढ़े थे ना मैं, H2O2 पूरे, हाँ यूज इन द पर्पस ऑफ ब्लीचिंग क्लोथ्स, ब्लीचिंग वहाँ भी यूज पढ़े थे, ब्लीचिंग इन द पर्पस ऑफ लॉन्ड्री विच गिव्स बेटर रिजल्ट्स देता है, एंड मेक्स यूज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ पानी, तो कम पानी का यूज होता है। तो समझ आया। आगे देखिए ब्लीचिंग ऑफ पेपर, क्लोरीन गैस हुआ जाता है, पहले क्लोरीन गैस का यूज होता था ब्लीचिंग पेपर्स के लिए। इन दिनों हाइड्रोजन पेरोक्साइड देख रहे हैं कहाँ कहाँ जगह रहे, कितना इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ देखिए इथेनॉल CH3CH2 इज नाउ कमर्शियली प्रिपेयर बाय वन स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ इथिन इन द प्रेजेंस ऑफ आयोनिक कैटलिस्ट है इन एक्वस मीडियम विद यील्ड कितना है, यील्ड मतलब उत्पादन कितना देर 90% है। तो इथिन से देखिए इथेनॉल बना, और देखिए यहाँ पे कैटलिस्ट कौन कौन सा है, प्लेडियम है और कॉपर है इन वाटर में, तो ये याद रखिएगा रिएक्शन। अब देखिए ये जो पाउडर क्या है, ग्रीन सॉल्यूशन टू क्लीन टर्बिड वाटर। अच्छा टर्बिड वाटर को ग्रीन सॉल्यूशन मतलब इसको कैसे साफ सुथरा रखे। अच्छा पाउडर ऑफ कर्नेल ऑफ टेमेरिंड सीड्स हैज़ बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव मटेरियल टू मेक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्लीन। तो वाटर क्लीन करने के लिए करना टेमेरिंड, वही इमली का जो सीड्स होता है उसका यूज़ करते हैं। और देखो ये नॉन टॉक्सिक होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल्स है। दिस पाउडर इज यूजुअली डिस्कार्डेड एज एग्रीकल्चर वेस्ट।
एग्रीकल्चर वेस्ट इसको डिस्कार्ड किया जाता है। द प्रेजेंट प्रैक्टिस इज टू यूज एलम टू ट्रीट सच वाटर, एलम का यूज, फिटकरी का यूज़ करते हैं ऐसे वाटर को ट्रीट करने के लिए। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द एलम इंक्रीजेज टॉक्सिक आयंस इन ट्रीटेड वाटर एंड कैन काउज डिजीज। कह रहा है कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट एलम इंक्रीजेज टॉक्सिक आयंस, तो बढ़ा रहा है टॉक्सिक आयंस को, और इन ट्रीटेड वाटर एंड कैन काउज डिजीज, तो एलम डिजीज कर रहा है, तो इसके लिए हमको इसका यूज़ करना चाहिए, तो इसका यूज नहीं बंद करना चाहिए, तो एलम का, समझ रहे हैं। तो ये था हमारा पूरे एस्टेट का मेन पॉइंट, जो जितना हो सका हमने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप इसको एक बार एक झलक देख के एग्ज़ाम में जाएंगे और पूरे शांत से अपना एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो आई होप अब हम एंड करते हैं इस लेक्चर्स को। थैंक यू। अब ज़रूर 2 के स्पीड से 1.5 पे मैंने तो पूरा स्पीड अपना लगा दिया इसको, इतना 124 स्लाइड्स है जो देख सकते हैं आप, और इतना स्लाइड्स को पूरा करने के लिए अगर चाहे तो 2-3 घंटा भी लगा सकते हैं, बट इतना स्पीड हुआ हमने करने की कोशिश की है। आई होप आपके लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।